नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे होंडा अमेज CVT CNG के बारे में। और मेरे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर दीपक भाई, जो आप लोग पहले से जानते होंगे भाई, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई की। इंडियन ड्राइव गाइड के नाम से इनका सोशल मीडिया पे पेज है और मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, DIY वीडियोस बनाते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा ही है। तो आज दीपक भाई से हमने टाइम लिया है इस अमेज के बारे में जानने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, CVT है और CNG है। और इन्होंने इस गाड़ी को चला दिया है 1.5 साल में 33,000 किलोमीटर। तो सारी बातें पूछूंगा इनसे, एक एक्सपर्ट से, हर एक चीज़ कि क्या माइलेज है CNG पे, क्या पेट्रोल पे माइलेज है, क्या मेंटेनेंस है, सस्पेंशन कैसे है, हेडलाइट की क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और इन्होंने उस टाइम पे ये गाड़ी खरीदी है जब मार्केट के अंदर फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो सारी बातें इनसे डिटेल में आज पूछने वाले हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो मुझे यही बताओ, मेरा सवाल ये है कि आपने होंडा अमेज क्यों खरीदी? होंडा अमेज खरीदने के पीछे का जो कारण था ना, वो आप कह सकते हैं कि होंडा के लिए जो एक बचपन से वो होता है ना क्रेज़, एक, क्योंकि ये बचपन वाली गाड़ियाँ हैं कुछ। होंडा ऐसा ब्रांड है जहाँ पर मैंने बचपन से उसको काफ़ी ऐसा महसूस किया है कि भाई ये मेरे पास होना चाहिए था प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टैक्सी का काम था दिल्ली में, जहाँ पर मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम था। मारुति की गाड़ियाँ भी थी उसके अंदर, होंडा भी मैंने टैक्सी में चलाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी पहली थी, इससे पहले भी होंडा टैक्सी में मैंने चलाई है। अब पर्सनल जो गाड़ी मुझे लेनी थी अपनी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि उन टैक्सियों के बाद जो मुझे खुद की डेली रनिंग के लिए जो मैं पर्सनली यूज़ करूँगा, उसके लिए मैंने होंडा अमेज को चुना था। कारण ये था कि यही एक ऐसी गाड़ी थी जो कि एक प्रॉपर ऑटोमेटिक में आती है और उस प्रॉपर ऑटोमेटिक के साथ कंपनी CNG लगा के देती है, जो कि थर्ड पार्टी CNG तो मुझे थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। मैंने जब 2015 में अपना टैक्सी का काम चालू किया था, तो अपनी जो डिज़ायर मैंने खरीदी थी, उसमें पहले दिन ही मैंने कंपनी से लाते ही बाहर उसको थर्ड पार्टी CNG लगवाई थी और उसकी उसी दिन वारंटी वॉइड हो गई थी। तो उस बात की तो टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्स टू मैक्स क्या ही खराब हो जाएगा गाड़ी के अंदर और उसका खर्चा कितना आएगा। तो मैं उस एक पार्ट को ध्यान में रखते हुए अपने इस पार्ट पे मैं अच्छे से डिसीजन ले पा रहा था। तो मुझे ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि यार इसके अंदर कंपनी CNG लगाएगी, अगर मैं डिज़ायर लेता तो कंपनी फिटेड CNG आ रही है, और लूँगा तो कंपनी फिटेड CNG आ रही है, लेकिन फिर ऑटोमेटिक नहीं है। और मैनुअल मैं अब दिल्ली के ट्रैफिक में नहीं चलाना चाहता। बहुत चला लिया, लाखों किलोमीटर मैंने दिल्ली के ट्रैफिक में चलाया है और मैनुअल को चलाया है, CNG पे चलाया है। मेरी पहली प्रायोरिटी थी ऑटोमेटिक, और उसी ऑटोमेटिक के साथ था CNG। गाड़ी और ब्रांड कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन मुझे मारुति दे देता या मुझे निसान भी दे देता, तो भी मैं उसको ले लेता, अगर वो इतने ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी होती तो कोई और आपको उस टाइम पे ये, जैसे आपने डीलरशिप से CNG ली, हाँ, ठीक है, तो वारंटी क्या मिली? वारंटी मेरी वॉइड नहीं हुई। मेरी गाड़ी की जो बेसिक वारंटी थी, अगर मैं CNG नहीं ले रहा था, तो थी 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर। वारंटी एक्सटेंड करने पर थी 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर। CNG लगवाने पर ये वारंटी थी 3 लाख अनलिमिटेड किलोमीटर, जो डीलर ने मुझे बोली थी। 3 लाख या अनलिमिटेड किलोमीटर? ये 3 लाख अनलिमिटेड किलोमीटर मुझे बोला था, लेकिन 3 साल बोले होंगे। हाँ, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर बोले थे उसने। लेकिन अब जो सिचुएशन है, जो काफ़ी सारी वीडियोस में इंटरनेट पे देखता हूँ, उसमें लोग ये बोलते हैं कि कंपनी कहती है 1 लाख किलोमीटर की वारंटी एक्सटेंडेड आप नहीं करके देंगे। तो मैंने अभी उसी चीज़ को ना, मतलब अभी वो नहीं किया है, मतलब इसका एक्सपीरियंस मैंने सर्विस सेंटर से नहीं लिया है, लेकिन मेरी गाड़ी पे CNG के साथ ऑटोमेटिक में 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है पेपर्स पे जो होंडा ने मुझे दी है। और आपको तब ये गाड़ी ऑन रोड कितने की मिली थी? मैंने इस गाड़ी पे लगभग 2,70,80,000 का डिस्काउंट लिया था, तो मुझे ये गाड़ी 940 के आसपास में पड़ी थी। टॉप मॉडल विथ RTO, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी विथ CNG, सब कुछ करके। ठीक है, तो जैसे आप इतने बड़े प्राइस ब्रैकेट में पहुंच जाते हो, लगभग 10 लाख रुपए हो गए, हाँ, ठीक है, और जिस टाइम पे आपने खरीदी है जनवरी 2025, वो एक ऐसा टाइम है जब पीक चल रहा है कि लोग खरीद रहे हैं हुंडई वेन्यू, सोनेट, काइलैक भी आ चुकी है, हाँ, ठीक है, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट में, है ना। अपना महिंद्रा की 3XO है, हाँ, मतलब बहुत सारी 8 से 10 गाड़ियां हैं कॉम्पैक्ट SUV। लोगों को अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, SUV चाहिए थोड़ी सी, तो वो सब चीजें आपकी प्रेफरेंस में नहीं थी? गाड़ी लेने के टाइम पर जो मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, 7-8 गाड़ियों का जो एक्सपीरियंस है, वो मैंने हमेशा यही सीखा है
कि ज़रूरत किस चीज़ की है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि ईवी गाड़ी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपकी गाड़ी में रेंज 500 किलोमीटर की है और आप बोल रहे हो कि यार 500 किलोमीटर तो बहुत कम है, जो कि मैं भी मानता हूँ, कम से कम ईवी में 700, 800, 1000 किलोमीटर की रेंज तो होनी चाहिए, लेकिन वो कम कब है? मैं तो दिन का ही 40 किलोमीटर चलता हूँ, तो पहली बात तो मुझे 500 की भी ज़रूरत नहीं है। तो अपनी ज़रूरत पे आ जाओ, तुम्हें कितना चाहिए। मेरी ज़रूरतें पहले से ही डिफाइन थी, ऑटोमेटिक और सीएनजी। इसके अलावा जो मुझे ये दे देगा, चाहे मुझे ब्रेजा अगर ऑटोमेटिक सीएनजी कंपनी फिटेड दे देती और सीवीटी गियरबॉक्स देती, क्योंकि गियरबॉक्स में भी 4 तरह के गियरबॉक्स होते हैं, एक एएमटी हो गया, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, डीसीटी हो गया और सीवीटी हो गया। अब आपके यूज केस के लिए 4 गियरबॉक्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि 4 अलग हो गए तो चारों का मतलब क्या, कुछ अलग नाम के लिए हैं। अगर आपको सिटी ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर में चलना है और डेली चलना है, 15 साल के लिए चलना है और आपको गाड़ी नहीं बेचनी है, तो सीवीटी से बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट कोई भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं है। बात क्लियर हो गई। बम्पर टू बम्पर में आप ड्यूअल क्लच नहीं रख सकते। आपको दिल्ली में चलना था, हाँ, डिसाइड था, डेली चलना है, ट्रैफिक में चलना है, और 90% यूज केस मेरा यही है। और मेरा 10% के लिए गाड़ी नहीं लूंगा मैं एक बार पहाड़ों में जाऊंगा, एक बार लॉन्ग हाईवे करूंगा, मैं उस दिन के लिए गाड़ी ही नहीं लूंगा, चाहे उस दिन में रेंट करके किसी दूसरी गाड़ी से चला जाऊं। मैं अपने 90% यूज केस को पहले सेटिस्फाई करूंगा कि मेरा वो यूज केस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मेरा एक काउंटर यहाँ पे ये है, आपको ये सब चीजें मेरे को समझ में आई, हाँ, कि बिल्कुल सही है, हाँ, बट बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करती है। हाँ, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी वाइज ये गाड़ी भी जब हम फिजिकली इसको चेक करते हैं तो हाँ, ये भी कहीं ना कहीं डिजायर के आसपास ही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आपकी क्या प्रेफरेंस थी, क्या सोचा था, मतलब ये चीज थोड़ा देखो, मैं सेफ्टी को जो देखता हूँ ना, मैं कभी भी इस तरह से देख ही नहीं पाता हूँ कि आपने इस बम्पर में लात मारी और ये बम्पर नीचे गिर गया या टूट गया तो अब इसकी गाड़ी की सेफ्टी खत्म है। बट मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि आज की तारीख में बी एंड कैप भी टेस्ट करता है ये गाड़ी, लेकिन 4 स्टार है लगभग। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्ट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैं भी बोलता हूँ कई बार। हाँ, रियलिटी इंडियन स्टैंडर्ड्स के आपको पता है बहुत लो है, हाँ, है ना, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं चेक करने के, हाँ, उस हिसाब से बताओ थोड़ा। देखो, मैं ना बिल्कुल क्लियर करता हूँ मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। मैं अब से पहले मारुति ही चला रहा था, 0 स्टार गाड़ी चला रहा था, और मैं दिन में कम से भी कम आधा 1 घंटा तो अपने घर में स्कूटी या बाइक भी चलाता हूँ, टू व्हीलर भी चलाता हूँ, अनसेफ है, जो अनसेफ है, और मैं उसी रोड पे निकलता हूँ। तो जब मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ तो मैं कितना सेफ हूँ? 0। मेरी सेफ्टी किसके हाथ में है? 4 व्हीलर के हाथ में। 4 व्हीलर के हाथ में है, तो मैं उससे ज्यादा सेफ हो गया, बारिश से भी बच रहा हूँ, धूप से भी बच रहा हूँ, धूप से भी बच गया, और खर्चा भी 2 व्हीलर के आसपास, 2 व्हीलर के आसपास आ गया, जबकि उस पर 2 जने बैठ सकते हैं, 5 बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल, एक और पॉइंट में और लेके आता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा जो टाइमिंग है चलाने का, वो सुबह 9 बजे, वही जो ऑफिस में, क्योंकि मैं फुल टाइम मेरी जॉब है, तो ऑफिस जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। रात में लेट नाइट का मेरा काम ही नहीं है, तो हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो मेरी जो 90% प्रोबेबिलिटी है वो ट्रैफिक की है। ट्रैफिक में अगर हिट भी होगी गाड़ी तो कितना ही मैक्सिमम नुकसान हो जाएगा। ट्रैफिक में तो स्पीड ही हमारी बिलो 30 रहती है, बिलो 30 है, तो आप सेफ हो, और जहाँ हम क्रॉल कर रहे हैं वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो आप चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, सेफ हो। रही बात हाईवे की, जब मैं इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ तो मेरा अपना एक पर्सनल रूल है, चाहे गाड़ी 200 तक भागने वाली भी हो, मैं 80 और 85 से ऊपर चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी पे, अपने आप पे और गाड़ी के ब्रेक पे भरोसा करता हूँ और उसको समय देता हूँ। मैं 2 चीज़ फॉलो करता हूँ, अगली गाड़ी से डिस्टेंस और अपने ब्रेकिंग डिस्टेंस और गाड़ी कम स्पीड पे। तो मैं अपनी गाड़ी की जो पैसिव सेफ्टी है, मैं उस पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। आपका सिंपल है, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना मैं खुद पे करूँगा बस। और ये गाड़ी मुझे लगता है कि उस नज़रिए से काफ़ी है, जो आपको बॉडी वाइज मेजर एक्सीडेंट के टाइम पर भी आपको सेफ रखेगी, जो कि मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मुझे हाईवे पे बहुत कम चलना है, ओवर स्पीडिंग मुझे नहीं करनी है, दिल्ली में भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है। मैंने क्या बोला, अब आपकी, अगर मैं दिन रात ही सिर्फ हाईवे पे चल रहा होता तो मैं शायद इस गाड़ी को नहीं लेता फिर, क्योंकि अब जो मेरी सीएनजी का एवरेज माइलेज है वो मुझे पेट्रोल भी दे पाएगा, वो मुझे ईवी भी दे पाएगी, क्योंकि गाड़ी टॉप गियर में चलेगी, इफिशिएंट हो जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें कहाँ चलना है, उसके हिसाब से भी हमारा डिसीजन मैटर करता है। तो मेरा 90% यूज़ केस यही गाड़ी सेटिस्फाई कर सकती है। आज भी जितनी भी गाड़ियां हैं इस प्राइस रेंज में, इसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता
सिटी के लिए, सीएनजी के लिए, ऑटोमेटिक के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, ये गाड़ी टैक्सी में कमर्शियली नहीं चलती। नहीं चलती, ये भी एक फैक्टर है। ये भी एक क्योंकि फैक्टर मेरी गाड़ियां टैक्सी में चलती हैं, मैं कॉमन कार नहीं चलाना चाहता, मैं वो कार चलाना चाहता हूँ जो एक ब्रांड हो अपने आप में। और आप यार हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने होंडा सिटी को देखा है। होंडा सिटी को देखा है, हमारे घर पे भी है एक होंडा सिटी, बहुत शानदार गाड़ी है। तो उसी से इंस्पायर होके जिस बजट में मैं ला सकता हूँ होंडा का प्रोडक्ट, मैं वो लेके आऊँगा, तो मैंने ये चुना। तो आप ये देखिए कि इन्होंने बनाया एक, हर इस कंपनी का थॉट प्रोसेस ही क्या है। तो हम जब खरीदते हैं, किसी कंपनी के पास जाते हैं, तो हम अपने थॉट प्रोसेस भी उसके साथ अलाइन कर रहे होते हैं कि उसका विजन क्या है। तो मेरा इसके साथ मैच हुआ। ये बिल्कुल सेम स्टोरी है, जैसे मुझे डीजल गाड़ी चाहिए थी। हाँ, तो मैंने उस टाइम पर 10 लाख के बजट में डीजल गाड़ी देखी। हाँ। मुझे समझ में आई फोर्ड इको स्पोर्ट बिल्कुल, डीजल। बिल्कुल। अब जो भी लोग इको स्पोर्ट से रिलेट करेंगे वो बता देंगे कमेंट करके कि डीजल में वो क्या चीज़ है। बिल्कुल। आज की तारीख में भी लोग उसे सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढते हैं और उसकी बहुत अच्छी रीसेल है, क्योंकि कंपनी जा चुकी है तब भी है उसकी, वो वैल्यू प्रोडक्ट है और वो ब्रांड है अपने आप तो में। ये चीजें मुझे पता है। मैं लेकिन हाँ। इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि देखने वाली ऑडियंस को चीजें, डाउट, डिसीजन लेना वो इस वीडियो से सीखें। एक बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट है वो बता देता हूँ, कोई भी गाड़ी खराब नहीं है, कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं है, बस तुम्हारे यूज केस में कौन सी फिट आ रही है वो आपको चेक करना है। उसके अलावा आपको कुछ चेक नहीं करना। तो 2 पैरामीटर पे हमेशा काम करना, ज़रूरत की गाड़ी और पसंद की गाड़ी। ज़रूरत की गाड़ी में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पसंद की गाड़ी में आप 50 कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मेरी पसंद की गाड़ी है स्कोडा स्लाविया, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो पसंद की गाड़ी है। अब पसंद की गाड़ी मेरे डेली यूज़ में फिट ही नहीं हो पा रही है, वो मुझे एवरेज नहीं देगी। कोई सेंस ही नहीं है कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक हाँ। 4300 4400 mm लंबी गाड़ी चलाऊं, ऊपर से टर्बो वाली गाड़ी चलाऊं जिसका ट्रैफिक में कोई मतलब ही नहीं है। तो उस गियर बॉक्स को भी क्यों खराब करना। तो ये जो पैरामीटर है, मैंने आपको 2 बेसिक बात बताई हैं कि ज़रूरत की गाड़ी और पसंद की गाड़ी में बहुत फर्क होता है। बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरत की में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पसंद की गाड़ी में वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ी होगी। अब दीपक भाई, जैसे ये सारी चीजें कोर, हाँ। मैं भी गाड़ियों को इसी नजरिए से देखता हूँ। सबसे हाँ। पहले गाड़ी का इंजन, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, कैसी ये है? सब चीजें बिल्कुल। ये हमने कवर करा, ठीक है। अब आपने टॉप मॉडल लिया है, ठीक हाँ। है, ये सारे इसके पॉजिटिव है, हाँ, क्योंकि इंजन जितना लंबा चलेगा वो मतलब एक ओनर के लिए उसका पैसा वसूल वाली चीज है ना, रिलायबल भी है। अब थोड़ी सी उन चीजों पर आ जाते हैं जो डे टू डे लाइफ में एक मैथ्स है ना। ठीक है। इसके अंदर सीएनजी है, मेरे ख्याल से 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक होगा। हाँ जी। तो कितने केजी गैस आ जाती है सर्दियों में, गर्मियों में, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या टैंक पूरा कितना किलोमीटर चल जाता है, हाईवे पे कितना चल जाता है, क्योंकि आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हो। सब कुछ तो ये थोड़ा बताओ, और साथ में ये भी बताओ, जैसे ये पॉजिटिव हो गए, गाड़ी के साथ कुछ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि आपको भी पता, आपने भी बोला कि ना तो हर गाड़ी परफेक्ट है और ना हर गाड़ी वीक है, कमजोर है, हर गाड़ी फिट है। ये थोड़ा सा बताओ। पहले सीएनजी पे आते हैं। तो सीएनजी के अंदर जो ये गाड़ी है, लगभग अगर प्रेशर अच्छा हो 200 का, हाँ। तो इस गाड़ी के अंदर 7 किलो 7.5 किलो गैस आ जाएगी। अब 7-7.5 किलो गैस के अंदर अगर मैं पर केजी दिल्ली का रेट बताऊं तो लगभग आज की रेट में 82 रुपये 82 रुपीज़ पे चल रहा है। 1 साल पहले तक ये 73 के आसपास था। 10 रुपये बढ़ गए हैं। 20 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से ये चलती है। अगर मैं इसको एसी पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाऊं, तो जब मैं सुबह शाम अपने घर आता हूं तो मुझे 20 से 21 और 22 का एवरेज मिलता है। 20 मिनिमम है, 19 से 20, 19 और आप 22 का कह सकते हैं। इसी बफर में चलेगी। वो डे टू डे ट्रैफिक पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें कि आप पूरी दिल्ली पार करते हो। दिल्ली का वो सेक्शन जहाँ पे ट्रैफिक है, धौला कुआं, सेंट्रल दिल्ली, आपका ये वेस्ट दिल्ली, इस एरिया से निकलता हुआ जाता हूँ तो पूरा ट्रैफिक टू ट्रैफिक चलता ही है और 20-22 का एवरेज देती है। मैं चलाता हमेशा हाइपर माइलिंग तरीके से ही हूँ। किसी भी टाइम पे मैं एक्सेलरेट ओवर एक्सेलरेट नहीं करता हूँ, किसी भी टाइम पे मैं अननेसेसरी ब्रेक नहीं देता हूँ, एकदम से पुल नहीं करता हूँ। प्लानिंग के साथ चलता हूँ, अगली गाड़ी को टेल लाइट और उसके अंदर से देख के आगे तक कि ट्रैफिक क्या कह रहा है, कहाँ तक रुकेगा। स्मूथ, बहुत स्मूथ। आप भी आज मेरे साथ बैठे, आपने देखा कि बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चली थी। मुझे हमारी गाड़ी आज पूरा जब से हम साथ हैं 40 की स्पीड इसने अभी पकड़ी नहीं है। और मेरे आगे चाहे कितना भी स्पेस खाली हो जाए, कोई भी निकल के चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर सिटी की एक ट्रैफिक स्पीड होती है। आप उससे तेज अपने घर नहीं पहुंच सकते। सही बात है। दिल्ली की ट्रैफिक स्पीड लगभग 29-30 किलोमीटर की है, तो आप कितनी भी रश ड्राइविंग कर लो, आप 30 किलोमीटर के लिए घंटा लगाओगे ही लगाओगे।
तो फायदा क्या जबरदस्ती तेल खराब खर्च गाड़ी भी खराब करनी गाड़ी भी खराब करनी है। और किसी और को चोट ना लग जाए हमारी हाँ। आनंद फनन में। आनंद फानन में ये होगा। सिटी का हो गया, अब हाईवे पे लेके चलते हैं। हाईवे पे अगर मैं इस गाड़ी को सेम 70 और 80 पे ही मैं इसको चलाता हूँ, अगर मैं उसी स्पीड पे चलूँ तो ये गाड़ी 30+ का एवरेज देती है बड़े प्यार से। मतलब कि ये टैंक लगभग 250 किलोमीटर के आसपास 200 से 250 किलोमीटर के बीच में चल जाएगा। हाँ, क्या पता हाईवे पे स्पीड 110 रहे, 110 रहे, 120 रहे, मैं कहीं तेज खींचूँ या कुछ खींचूँ, लेकिन हम प्यार से चलेंगे और एसी पे चलाऊंगा तो ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है कि आपका 30 का एवरेज आएगा ही आएगा आपकी गाड़ी में। ठीक है। ये आपका एवरेज का हो गया। अब जैसे ये 1.2 लीटर है, हाँ जी। ठीक है, जैज में भी आता था, ब्रियो में भी आता सब में आता था। अच्छा ट्राइड इंजन एंड टेस्टेड इंजन है। हाँ, अब आप सीवीटी के साथ चला रहे हो, है ना, पावर कम फील होती है या ठीक ठाक जब हाईवे पे चलते हो? ठीक है, पावर को मैं कैसे रिलेट करता हूँ, पावर को आपको समझना पड़ेगा, पावर का कॉन्सेप्ट। पावर आप तभी फील कर पाओगे जब आप एकदम से एक्सेलरेट करोगे और आपको पुश चाहिए। पुश चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी गाड़ी से कभी भी पावर की जरूरत नहीं है। आप एक लीनियंट ड्राइवर, जो एक लीनियंट ड्राइवर होगा ना, जैसे मेरे जैसा आदमी है, अगर मैं XUV 700 भी चलाऊंगा तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गाड़ी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि मुझे तो चलाने का एक तरीका है, मैं हर गाड़ी को उसी नज़र से देखता हूँ, उसी नज़र से उसको चलाता हूँ। कभी भी मैं उसको पावर के नज़रिए से मैं देख ही नहीं पाता हूँ किसी भी गाड़ी को, क्योंकि मुझे लगता है बात समझ गया, जैसे कि रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं और लोग हमारे भरोसे चल रहे हैं, बाइक वाले, पैदल यात्री, तो मैं वो सब काम नहीं करता। जैसे टैक्सी ड्राइवर अर्टिगा CNG चलाते हैं, हाँ, उसकी पावर कम है, हाँ, क्योंकि CNG है, CNG लेकिन वो फुल लोड पे 6 सीटर 7 सीटर पे चलाते हैं, और प्यार लेकिन से कभी चलती नहीं है कहते कि ये गाड़ी अंडर पावर है। अंडर पावर है, सवारी बैठा के चलाते हैं, पूरे दिन चलते हैं और ट्रैफिक में। उनकी तो गाड़ी की रूफ पे भी लोड होता है। हाँ, तो ये आपके चलाने के तरीके पे और आप क्या डिमांड कर रहे हैं, आप कितने समझदार और कितने अग्रेसिव ड्राइवर हैं, बस यही डिफाइन करेगा कि ये पावर चाहिए आपको, चलाओ इसको, स्पोर्ट्स मोड में लगाओ, पेट्रोल पे करो, पंजा दबाओ और फिर VTEC का मजा लो। 4000-5000 RPM पे फिर आप पुश देखो इसका। हाँ। तो वो भी आप ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। और जैसे एक सेडान है, सेडान फेमस है लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट के लिए। लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, मुझे भी फील होता है कि लंबा रास्ता काटना हो तो भाई सेडान ले जाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। हाँ जी, हाईवे पे आप थकोगे नहीं। तो कंफर्ट कैसा, क्योंकि देखो होंडा जो है चाहे बाहर से कैसी भी हो, लेकिन मुझे पर्सनली सीट्स की क्वालिटी ऐसी लगती है, शायद इनकी कुशनिंग किसी और ब्रांड के पास नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की हैं, आपको महसूस नहीं होने देगी। लेकिन देखो इस गाड़ी का ना एक प्राइस देखो आप, हाँ, 10 लाख रुपए है टॉप मॉडल में। तो यहाँ पर भी एक चीज छुपी हुई है, इसी प्राइस रेंज में 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियों में अलग अलग चीजें हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपने 4 दोस्तों को 10-10 लाख रुपए दिए शादी के लिए। सबकी शादी सेम नहीं हो सकती, किसी में म्यूजिक सिस्टम अच्छा होगा, किसी में खाना बहुत अच्छा होगा, किसी में डेकोरेशन अच्छी होगी। अगर आप एक चीज बढ़ाएंगे तो बाकियों पे कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो गाड़ी है, इसके अंदर 2 चीज़ों पे पैसा लगाया गया है, आपके इंजन के ऊपर और आपके गियरबॉक्स के ऊपर, वहाँ पे कटिंग नहीं है। आपके कंफर्ट के लिए कोई भी कटिंग नहीं है। उसके अलावा कटिंग कहाँ है जो मुझे नज़र आई, जो मारुति वाला फैक्टर है ना, जो आप लोग ऐसे दबा के देखते हो, जो कि जिससे मैं नहीं देखता, मुझे बस यही इसके अंदर लगा। मैं भी नहीं देखता ये चीज, बट जो ऑडियंस है, क्योंकि मारुति में लोग ऐसे ही दबा के देखते हैं चीज़ों को और बोलते हैं गाड़ी जैसी भी है ठीक है। अब मेरी गाड़ी ट्रैफिक में चली है, 33,000 चली है, मेरी गाड़ी पे आप एक भी स्क्रैच लगा हुआ दिखा दो। नहीं, मैं ऑलरेडी पूरी गाड़ी चेक कर चुका हूँ, थ्रू आउट द कार कोई भी एक सिंगल स्क्रैच नहीं है। तो ये भी आपको पता चल गया कि भैया के चलाने पे ही आपकी गाड़ी के डेंट फेंट भी घिसाई, सब उसी पे डिपेंड है। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि कोई वोल्वो XC90 चला रहा है, हाँ एग्जैक्टली, सही एग्जांपल है। बट 150 की स्पीड पे अगर वो ठोकेगा, हाँ, तो भगवान मालिक है। और हर एक्सीडेंट में फिजिक्स अलग होती है। आप किसी भी एक एक्सीडेंट को दूसरे एक्सीडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक्सीडेंट ए में मारुति से बच सकते हो, एक्सीडेंट बी में टाटा में जान जा सकती है। सबकी फिजिक्स बिल्कुल अलग है। तो एक एक्सीडेंट को देखकर पूरा डिसीजन नहीं कर सकते हैं हम। नेगेटिव पे आते हैं, कुछ नेगेटिव तो होगा। नेगेटिव तो है, लेकिन मैं उसको ये कहूंगा कि वो फिर इस प्राइस रेंज में अगर मैं देखूं तो वो गलत होगा। नहीं, तो आप इसको नेगेटिव मत देखो, आप इसको ऐसे बोलो कि हाँ ये चीज मुझे लगी, और देखने वाली जो ऑडियंस है, क्या मतलब सबकी प्रेफरेंस है कि वो उसको नेगेटिव माने, कुछ लोग ना माने। ये जो इसका प्लास्टिक का जो सारा जो डैशबोर्ड एरिया है, जब आप किसी रंबल स्ट्रिप से निकलेंगे, जैसे ये यहाँ पर आप जो टाइल देख रहे हो निकलेंगे, या आप कहीं किसी रोड से ऊपर खावर से निकलेंगे, तो ये वाइब्रेट अच्छा खासा होता है, बजता है थोड़ा सा। तो मुझे बस वही एक अटपटा चीज लगती है इस गाड़ी के अंदर, जो रैटलिंग साउंड आप कहेंगे प्लास्टिक की, वो उस टाइम पर
बहुत ज़्यादा होती है। मैंने इसके अंदर वैसे रॉजर रैप के वो भी लगवा रखे हैं कुशन्स, स्प्रिंग वाले जो होते हैं, क्योंकि सीएनजी लगी हुई है। तो सीएनजी के साथ क्या था कि पीछे थोड़ा सा सस्पेंशन पे काम करना पड़ता है, गाड़ी नीचे भी बहुत है। हाँ, तो सीएनजी में 4 लोग अगर बैठ जाएंगे तो ये फिर नीचे बैठ जाएगी। अब अगर आप कितने भी आदमी बैठ जाएं इसके ऊपर, ये इसके नीचे नहीं जाएगा। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया यहाँ पे। ये मतलब एक तरीके से आप मान के चलो कि ये जो शॉकर, जो इसका जो गार्ड है, जो आपका जो बफर है जो ट्रैवल है उसको भी कम कर दिया है। और बफर ने काफ़ी जो इसके अंदर कंफर्ट है वो भी और बढ़ा दिया है, क्योंकि आपके छोटे मोटे जो एब्जॉर्प्शन है, वाइब्रेशन, वो वहीं डैम्प करके ख़त्म कर देता है। तो ये भी ज़रूरी है इस गाड़ी के लिए। गाड़ी की एक सबसे कॉमन चीज़ जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो कम है। अच्छा ठीक है, आप बताओ कितनी ग्राउंड क्लियरेंस को आप जायज़ मानेंगे? कहाँ तक है ये ग्राउंड? देखो, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर ना BMW M340i चलाई थी। बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है उस गाड़ी का। बिल्कुल, इनसे बहुत कम है। इनसे तो बहुत ही कम है। लेकिन मैंने वो गाड़ी 600 किलोमीटर चलाई, और मेरे घर का रैंप अच्छा खासा है, जो मेरे रेगुलर फॉलोवर है उन्हें पता है। और रास्ते में भी बहुत बम्पर है। ठीक है, मुझसे कहीं एक बाल बराबर भी वो गाड़ी टच नहीं हुई। बिल्कुल सही। सारा का सारा खेल आपकी टेक्निक का है। और मेरे घर में होंडा सिटी रही है 99 से लेके 2011 तक। बिल्कुल, आज तक वो भी टच नहीं हुई। तो सेम कंडीशन इसके साथ है। देखो, कई बार जब ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर थोड़ा बहुत लग जाता है, ऑप्शन ही नहीं है। हम अगर खड़े हो जाएंगे जाके स्पीति में, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर से वही आ गई, जो मेरा रूट है चलने वाला सिटी का है, मेरी वहां पर पूरे रूट में, पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है। और मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गाड़ी इंडिया में कहीं भी जा सकती है जहां तक और कॉमन गाड़ी जा सकती है तुम्हारी। और मेरे ख्याल से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से बस 10% ज्यादा ध्यान रखना है। बस ये नहीं है कि इसके लिए अलग ड्राइवर चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और उतना भी ध्यान आपको अपने ऊपर रखना है, गाड़ी की तरफ से आपको टेंशन फ्री रह के चलना है। ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इतना बड़ा इशू नहीं है कभी भी गाड़ियों के लिए। हम लाएंगे 60 की स्पीड पर कुदा देंगे तो कुछ भी कर लो। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो तो छोड़ो, कुछ और भी टूट सकता है। लेकिन आप ये देखो कि इस ग्राउंड क्लियरेंस पे रहने की, जितने गाड़ी नीचे होगी उतनी उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी होगी, उतने ही आप जल्दी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो बहुत कंट्रोल में रहेंगे आपके में। जितनी आप हाइट बढ़ाएंगे उतने आप बॉडी रोल की तरफ बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। हेडलाइट की क्वालिटी कैसी है? इसमें प्रोजेक्टर LEDs लगे हुए हैं। टॉप मॉडल मैंने इसीलिए लिया था ये, क्योंकि मुझे बाहर से काम कराने का कोई शौक नहीं है। जैसी गाड़ी कंपनी से आई है आज तक भी वैसी नहीं, मेरा भी ये कहना है कि भी देखो, जब आप EMI दे रहे हो, आज की तारीख में सब गाड़ियाँ फाइनेंस ज़्यादातर होती हैं, तो आप टॉप वेरिएंट ले लो, या जिस वेरिएंट में LED प्रोजेक्टर हो, ताकि वो इंश्योरेंस में भी कवर रहे, है ना। और आप जो पैसा बाहर जाकर आफ्टर मार्केट करोल बाग में 35,000 दे रहे हो कैश में, वो आप EMI में दे लो ना, 1,000 रुपये फालतू। इसके चीज़ें आपके पीछे भी बता देता हूँ। 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। जब आप बेस मॉडल लेके उसमें 1 लाख रुपए लगाओगे तब भी उसकी वैल्यू बेस मॉडल ही है। आप जब टॉप मॉडल लेके जो खर्च करोगे उसके अंदर, तो उसकी जो वैल्यू आपने एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में दी है वो आपको बेचने के टाइम पे भी आपको वापस मिल जाएगी। और आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस से रिलेटेड मुद्दा ये है कि ब्रांड क्या करती हैं कि एक जैसे आज के तारीख में फेमस गाड़ी स्कॉर्पियन का नाम लेते हैं। हाँ जी, लगभग ऑन रोड 16 लाख से शुरू हो जाती है, और 26-27 लाख तक जाती है। बिल्कुल, है ना। अब लोगों को क्या है, इंडिया में थोड़ा सा हवाबाजी, वो टोरा है गाड़ी। हाँ, हम भी उसमें हैं, हमने भी ये चीज करके देखी है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि नहीं, गाड़ी बेस वेरिएंट तब उठाओ जब उसमें आपकी रिक्वायरमेंट के फीचर हैं। अगर नहीं है तो जबरदस्ती उसको टॉप कराओगे तो नुकसान उठाओगे। बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, मेरी जो ऐप है IDG ऐप, कम्युनिटी चलती है उसके अंदर। पूरा इंडिया अपने गाड़ी से रिलेटेड सवाल उसके अंदर डालता रहता है और गाड़ियों का हिसाब किताब करता है। स्कॉर्पियो में एक भाई ने नई स्कॉर्पियो ली बेस मॉडल, उसके लड़के ने टायर का साइज बड़ा कर दिया, गाड़ी एक्सीडेंट में गई, टोटल लॉस में चली गई, 1 भी रुपया क्लेम का नहीं मिला। और लोगों को ये चीजें तब समझ में आती है जब हाथ से निकल जाती हैं चीजें। अब उसका कम्युनिटी पे आया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट टाइम डिसीजन ठीक लेना कि या तो टायर ही मत लगवाना, आप बेस मॉडल लो। अगर आपकी जरूरत गाड़ी से सिर्फ इतनी है कि मुझे गाड़ी चलानी है, पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, गाड़ी जो आप बेस मॉडल भी लोगे तो देखो AC आपको मिलेगा, सीट रखी मिलेगी, आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, टायर आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको गाड़ी में चाहिए क्या? अगले टायर्स में डिस्क भी मिलेंगे। और आजकल इंफोटेनमेंट में छोटा मोटा तो आपको दे ही देते हैं। गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। तो जो बेस मॉडल गाड़ी है ये उनके लिए है जिनको सिर्फ गाड़ी से जरूरत पूरी करनी है और बहुत चलना है।
गाड़ी को घिसेंगे, चलाएंगे, या फिर गाड़ी को नहीं चलाना है, सिर्फ गाड़ी ज़रूरत के लिए ले ली है, बाहर से काम नहीं करवाना है। बाहर से काम करवाना है तो उसकी वारंटी ख़त्म होने के बाद करवाना है, 2 साल 3 साल के बाद। दूसरी कैटेगरी, जिनको काम करवाने का शौक है, जो ये सोचते हैं कि भैया पहली बार गाड़ी ली है, बेस टू टॉप करवा लूँगा, वही लोग सबसे ज़्यादा मार्केट में फंसते हैं। हर छोटे मोटे एक्सीडेंट के बाद पता चलता है कि लाइट लगवा ली, गाड़ी में आग लग गई, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया। एम्बिएंट लाइट लगवा ली, एम्बिएंट लाइट लगवा ली, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया। कुछ ऐसा काम करवा लिया, इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट देने, कंपनी ने ही अपना पूरा वो कर दिया, वारंटी खत्म कर दी। तो ये नए लोगों के साथ दिक्कत आती है। पुराने लोग जो हैं गाड़ियों में, जो पिछले 10-15 साल से हैं, उनके लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी और की वीडियो देखकर, जो एक्सपीरियंस आदमी था, आप जैसे मैं हूँ मैंने सीएनजी भी क्यों ली, मुझे क्या दिक्कत ही नहीं, तो मैं भी कह सकता था अरे यार बाहर से सीएनजी लग रही है, क्या दिक्कत। और सुनो, सीएनजी लगने के अगले 5 दिन बाद से ही सीएनजी लीकेज भी हो रही थी। मैंने घर पे ही उसको, मुझे पता था क्या क्या करना है, अपना स्पंज लिया, सर्फ के पानी से सारा चेक किया, वहाँ पे टाइट कर दिया, लीकेज ढूंढा, टाइट कर दिया। और मुझे पता था कि सर्दियों के दिनों में पाइप एक्सपैंड या रिलीज वो होता है गर्मियों में, तो उस टाइम पर आपको एक बार चेक करना पड़ता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। कोई नया आदमी होता तो बोलता अरे भाई ये तो मैंने क्या कबाड़ा ले लिया, खराब गाड़ी ले लिया, आग लगेगी, मैं जलूंगा, मैं जल जाऊंगा। कितनी भी सीएनजी लीक हो जाए, सीएनजी के लिए जलने का अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपको सीएनजी से डरना नहीं है। जो हर गाड़ी के जो बेसिक रूल्स हैं, बस उनको उसकी टाइम टू टाइम सर्विस, चीज़ें देखते रहो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस सर्विस से याद आया कि 33,000 चल गई। हाँ। एक फ्री सर्विस, 2 पेड सर्विस। 2 पेड सर्विस। क्या एक्सपीरियंस है और क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस मैं कहूँगा मारुति को छोड़कर बाकी सारी गाड़ियाँ एक तरफ आपकी सर्विस एक्सपेंस को लेकर, ठीक है। मारुति को आप कभी भी कंपेयर मत करना कि भाई मेरी सर्विस 6,000 में हो जाती है तो तुम्हारी भी 6,000 में होनी चाहिए। होंडा की सर्विस मिनिमम आपकी अगर काम करवाना है तो 10,000 रुपये लगेंगे। 4,000 में भी 6,000 में भी सर्विस हो जाएगी, लेकिन फिर वो सर्विस नहीं कहलवाएगी। वो सर्विस करवाना सिर्फ तेल बदलवाना नहीं है। सर्विस का मतलब है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके निकलो, उस दिन गाड़ी बीच में खराब ना हो। बस पूरी गाड़ी का ही कॉन्सेप्ट ये है कि जिस दिन आप लेके निकल रहे हो उस दिन खराब नहीं हो रही है। बेशक घर पे खड़ी खराब हो गई, कुछ दिक्कत आ गई, आप ठीक करवा लो, तो उसी के लिए सर्विस है। सर्विस में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको करवानी ही पड़ेंगी। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवानी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते हो। आप हाँ बच सकते हो। आप जो सर्विस सेंटर वालों आपको अपसेल कर रहे हैं कि भाई पूरे गेट पे लुब्रिकेशन करवा लो, 800-900 रुपये, उससे बच जाओगे। आप बोले 3M का कोई कार का पेंट प्रोटेक्शन ले लो, अंडर बॉडी का पेंट करो। मैं कहता हूँ अंडर बॉडी पेंट की जरूरत ही नहीं है। या हर सर्विस में बोला कि ब्रेक शू बदलवाने पड़ेंगे। अरे होता है, आजकल तो बोलते हैं कि इनके जो प्लेट्स हैं उनको बदलवाओ, तो डिस्पैड जो प्लेट हैं उनको बदलवाओ। तो ये तो कहीं से कहीं तक ही लॉजिकल नहीं है। तो सर्विस सेंटर वाले भी लोगों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, जो लोग पहली बार जिनका गाड़ियों के साथ एक्सपीरियंस होता है। तो आपको बहुत समझदारी के साथ ही इस चीज़ में डील करना पड़ेगा। जो आपकी सर्विस मैनुअल है, अगर ना समझ आए तो IDG ऐप में एक सेक्शन है सर्विस का, वहाँ पे चले जाना। आपकी कौन सी गाड़ी की कितने किलोमीटर पे क्या काम करवाना है, बस जिससे आपकी वारंटी वाइड नहीं होगी उतना काम करवा लो, कोई टेंशन नहीं है। और IDG ऐप के और भी बहुत सारे फायदे, जैसे अभी ये गाड़ी मान लो रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई होती, हाँ, तो आप नंबर प्लेट डाल के चेक कर सकते हो कि भाई किसकी गाड़ी है, क्या उसने, अगर उसने ऐप पे रजिस्टर कर रखा है तो उसका फोन नंबर भी आएगा, कंसेंट दे रखा है, तभी उसकी चीज़ें आएंगी, नहीं तो नहीं आएगा कुछ भी। आप डैश कैम की तरह यूज़ कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी के NVH लेवल टेस्ट कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो जब से गाड़ी खरीदी अब तक फ्यूल पे कितना पैसा लगा है, सर्विस में कब होनी है, कितने दिन हो गए हैं, कि क्या होना है, पूरी गाड़ी का लेखा जोखा सब कुछ है इसके अंदर, है ना। ये है IDG ऐप। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ थे दीपक भाई, जिन्होंने इस गाड़ी का सब कुछ बताया। अभी ये गाड़ी बहुत कम चली है, कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से चला रहे हैं अगले साल तक ये 50,000 किलोमीटर क्लॉक कर लेगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे क्लियरली जी। होंडा कहता है कि हर ऑटोमेटिक गाड़ी में 25 से 30,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड चेंज हो जाते हैं और 40 से 50,000 किलोमीटर पे टायर चेंज हो जाते हैं। आप मेरी गाड़ी के टायर देख लो, 33,000 चल गई है और अभी 30% ही टायर घिसे हैं, ब्रेक पैड 40% ही घिसे हैं। कल मैं एक ऐसे ओनर से मिला था, हाँ, जिनकी नेक्सॉन EV 2,62,000 किलोमीटर चली है, हाँ, जबकि EV में ब्रेक रीजनरेशन है अभी, हाँ, अभी इसी साल जब, हाँ, उनकी गाड़ी लगभग 2,30,000 चल गई, तब पहले डिस्क पैड बदले हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी स्पीड मैक्सिमम रहती है 70, हाँ, स्पीड से गाड़ी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल उसी और 2,62,000 किलोमीटर में उनकी गाड़ी के अभी तक सिर्फ 4 जोड़ी टायर घिसे हैं। और मेरी खुद की फोर्ड इकोस्पोर्ट, एक जोड़ी जो टायर नए आए थे उस पे
चली है 63,000 किलोमीटर, जबकि उसमें 20 पैसे बचा हुआ था और मैंने निकाल दिया कि अब मैं रिस्क नहीं लूँगा, अब नए टायर डलवाते हैं। हाँ ठीक है, टायर में भी एक ये रूल है कि भाई टायर अगर आपका पुराना होता जा रहा है तो आप, टायर का एक बेसिक रूल है, आप अपने टायर को 1 लाख किलोमीटर तक भी चला सकते हो। कैसे वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, जितना आपके गेट पर देखो यहाँ पर प्रेशर लिखा हुआ है, ये सबको पता होना हर चाहिए। गाड़ी पे ये होता है। मेरी गाड़ी कितने लोड पे कितने PSI। हाँ कितने PSI, तो बेसिक स्टैंडर्ड है, छोटी गाड़ियों में होता है कि आप 29, मेरी गाड़ी में 29 का प्रेशर है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टायर में आपके प्रेशर एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए। उसके लिए मैंने ना टायर में JK का एक सिस्टम लगवा रखा है, वो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेरी गाड़ी में TPMS तो आता नहीं है। तो अब यहाँ पर लाइव मुझे पता चलता रहता है मेरी गाड़ी के कौन से टायर में कितना प्रेशर कम है, कितना टेम्परेचर हो रहा है। तो जैसे इस टायर के अंदर 24 का प्रेशर है, तो पक्का इसके अंदर अब कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अब मैं इसकी हवा भी भर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इन्फ्लेटर भी है। तो मेरी गाड़ी में एक पंचर किट, एक इन्फ्लेटर और एक जंप स्टार्ट, ये 3 चीज़ हमेशा होती हैं। प्रेशर के हिसाब से ही मैं चलता हूँ। अगर आपको अपनी गाड़ी के लाइफ के टायर की लाइफ बढ़ानी है तो जितना प्रेशर है उतना रखो, और आप कभी भी हार्ड ब्रेकिंग मत करो और हार्ड स्पिन मत करो, उठाओ मत। उस टाइम पर टायर सबसे ज़्यादा घिसता है। जितना टायर पुराना होने लग जाए, जैसे कि मानो कि अब 70,000 चल गई है और 10% टायर बचा है, स्पीड कम करने लग जाओ गाड़ी की, 30-40, उसके ऊपर मत चलो फिर। तो आप उस टायर को और भी ज़्यादा चला सकते हो। तो ये तरीके हैं और एफिशिएंट होने के किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये टायर जब दुकान वाला बोलेगा भैया बदल दो, मैं तब भी 10,000 इसको चला दूंगा, क्योंकि मैं 40 की स्पीड से ऊपर चलाता नहीं हूँ। टायर फटेगा नहीं, मैक्सिमम पंचर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेरे पास हवा भरने के लिए है। तो ऐसे करके मैं इसकी और कॉस्ट बचा सकता हूँ। तो एक छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो अपनी गाड़ी से आपको रिलायबल, कई बार गाड़ियाँ रिलायबल नहीं होती हैं, लेकिन उनको रिलायबल बनाना पड़ता है। ये भी एक चीज़ है। तो भाई ये ओनरशिप रिव्यू हो गया काफ़ी लंबा, क्योंकि देखो हमारी बातें ख़त्म नहीं होने की। हम दोनों के दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, कार के बारे में बताते हैं, टिप्स देते हैं, माइलेज टेस्ट करता हूँ मैं, ओनरशिप रिव्यू करता हूँ, रेंज टेस्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और आपको बताते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप सही जगह अपना पैसा लगाओ और आपका पैसा वसूल हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, सिर्फ होंडा अमेज या ओरा या डिजायर लेने में नहीं, हर एक गाड़ी का डिसीजन बनाने में। और एक चीज़ और, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी आपको अमेज लेने वाले होगे तो भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगर आप और क्या जानना चाहते हैं कि भाई सेकेंड हैंड के टाइम पर होंडा अमेज में मैं क्या चेक करूं, तो वो आप कमेंट में पूछ लेना। अगली बार हम भाई मिलेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि सेकेंड हैंड के टाइम पर कौन सी गाड़ी में क्या चेक करना है। देखो, जो भी लोग इस कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ेंगे, हम उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। हाँ। और इकट्ठा करके एक दिन आपके लिए एक, आप कह सकते हो लाइव सेशन या कुछ पॉडकास्ट टाइप चीजें कुछ भी करके दे देंगे आपको। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा जैसे भी है। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका मन है, अच्छा लगे तो कर लो, ना लगे तो मत करो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।